तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। आई होप आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा क्लियरली, और नोट्स है तो काफी छोटा छोटा दिख रहा होगा, बट आई होप आप पॉज करके इसको प्रॉपर्ली लिख पाओगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कॉमन क्या है और ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है वो देखेंगे हम। फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेड का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, छोटा सा है काफी। ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फिजिकली और वर्चुअली। तो बेसिकली जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, कोई चीज को खरीदते हैं, कोई चीज को बेचते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रेडिंग करना बोलते हैं, ट्रेड करना बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकली भी हो सकता है और ये वर्चुअली ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, बाइंग सेलिंग आजकल तो बहुत होता है ऑनलाइन, पहले बहुत नहीं होता था, अभी बहुत लोग बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड के भी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स है। ठीक है, ट्रेडिंग के तो हम देखेंगे क्या है इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल आप समझते हो विद इन अवर कंट्री, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर ये इंटरनल में आ जाएगा। एक्सटर्नल में आ जाएगा इंटरनेशनल ट्रेडिंग, जो हम हमारे कंट्री के बाहर भी करते हैं। ठीक है, इंटरनल में सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेडिंग होता है विद इन अवर कंट्री, एक्सटर्नल में इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब क्या है, स्टॉक वगैरह में मत जाना, यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इंटरनल की पहले बात करते हैं। इंटरनल में आता है होलसेल एंड रिटेल। ठीक है, काफी इजी है, काफी आप रिलेट कर पाओगे। होलसेल क्या है, होलसेलर परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, बल्क में, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू द रिटेलर। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये जो किराने माल का दुकान वाला जो होता है, ग्रोसरी स्टोर जो होता है, वो क्या करता है, होलसेलर के पास जाता है, वो हो गया रिटेलर। ठीक है, आपके पास जो आपके घर के पास जो ग्रोसरी स्टोर है वो हो गया रिटेलर। ठीक है, आपके घर के पास जो छोटे छोटे दुकान है वो हो गया रिटेलर। वो क्या करते हैं, होलसेलर के पास जाते हैं। ठीक है, रिटेलर्स बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स एंड सेल देम डायरेक्टली टू द कस्टमर्स इन स्मॉलर क्वांटिटी। वो होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर को बोलता है मुझे ये चीजें चाहिए, इतने इतने यूनिट्स में चाहिए, इतने इतने चाहिए। मतलब पर्टिकुलर मैंने चिप्स का ले लिया तो मुझे ये 100 पैकेट चाहिए चिप्स के, तो उसने बल्क में ले लिया, उसको कुछ डिस्काउंट मिला, उसने यहाँ पे आके हम जैसे कस्टमर्स को थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल क्वांटिटीज में सेल किया, हो जाता है रिटेलर। होलसेलर क्या है, होलसेलर और अपने आगे से डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेता है। ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाते होंगे, भाजी मार्केट में आम जब लेते हो, आप 10 रुपए का धनिया लेते हो, 10 रुपए का मिर्ची लेते हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो लाए होते हैं वो कहाँ से लाए होते हैं, डायरेक्टली फार्म से लाए हुए होते हैं। ठीक है, जो मार्केट में लोग बैठते हैं सब्जी वब्जी बेचने के लिए, वो डायरेक्टली फार्म से लेके आते हैं, तो फार्म में उनको और सस्ता मिलता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है उससे लेके आते हैं, और होलसेल में वो भी बल्क में लेके आते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में लेके आते हैं, और हमको यहाँ पे रिटेलर को सेल करते हैं। ठीक है, तो समझा, होलसेलर परचेज करते हैं गुड्स ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क में, लार्ज क्वांटिटीज में, कहा से, मैन्युफैक्चरर से, डायरेक्टली जो बनाता है उससे ही लेके आते हैं, और सेल करते हैं किसको, रिटेलर्स को सेल करते हैं, इसमें स्मॉलर क्वांटिटीज में सेल करते हैं। ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटीज मतलब अगर वो मैन्युफैक्चरर से 1000 यूनिट, 2000, 5000 यूनिट्स ला रहा है, तो रिटेलर को वो 100 यूनिट, 200, 500 यूनिट बेचता है, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी कंसीडर किया गया है। ठीक है, वेयर रिटेलर जो आपके आजू बाजू में छोटे छोटे स्टोर्स है उसको रिटेलर्स बोलेंगे। वो क्या करते हैं, होलसेलर से लार्ज क्वांटिटीज में सामान लाते हैं, उनके लिए लार्ज क्वांटिटीज है, जैसे मैंने बताया 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, वो लार्ज क्वांटिटीज में लेके आते हैं, और डायरेक्टली हम जैसे कस्टमर्स को छोटे छोटे क्वांटिटीज में, कम क्वांटिटीज में बेचते हैं। ठीक है, हम तो जाके मांगिए नहीं कि मुझे 20 पैकेट चिप्स दो, मुझे 100 पैकेट चिप्स दो, क्या करूंगी मैं इतने का, मैं एक ही पैकेट खाऊंगी ना, मैं एक ही पैकेट लूंगी। तो हम स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज करते हैं, रिटेलर्स हमको स्मॉल क्वांटिटीज में बेचते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सटर्नल पे आता है, एक्सटर्नल में 3 पार्ट्स होता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। तो एक्सटर्नल ट्रेड होता ही क्यों है, अगर इंटरनल तो चल रहा है, हमारे कंट्री में तो सब कुछ चल रहा है, तो एक्सटर्नल क्यों करना है, बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता भी होगा, आप भी बहुत सारी चीजें बाहर के कंट्रीज से खरीदते होंगे। कुछ कुछ चीजें होती है जो हम हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, हमारे पास उसके रॉ मटेरियल्स नहीं है,
या फिर कुछ कुछ चीजें हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लेकिन उसके एक्सपेंस ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू जो हम बाहर की कंट्री से मंगाएंगे। अगर हम बाहर कंट्री से मंगाएंगे तो हमें कम एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, अगर हम हमारे कंट्री में उसको मैन्युफैक्चर करते तो हमें ज्यादा एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। ऐसे केसेस में क्या करती है कंट्री, दूसरे कंट्री से मंगा लेती है, ठीक है। और अगर हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं करा रहे हैं, ठीक है, हम लोग ले ही नहीं रहे दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में, तो हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर की कंट्रीज में सेल नहीं हो पाएंगे। वो बोलेंगे हमारे कंट्री का तो एक प्रोडक्ट आप नहीं ले रहे हो, परचेज नहीं कर रहे हो, आपकी कंट्री के प्रोडक्ट हमारे कंट्री वाले क्यों ले, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ग्लोबली कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। इंपोर्ट क्या होता है, बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। एग्जाम्पल, इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो इंपोर्ट क्या होता है कि हम दूसरे कंट्री से खरीद रहे हैं। मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं सऊदी अरेबिया से कुछ खरीद रही हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से कुछ खरीद रही हूँ, मैं अमेरिका से कुछ खरीद रही हूँ। दूसरे कंट्री से अगर मैं कुछ परचेज करती हूँ तो वो इम्पोर्ट हो जाएगा। एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से कुछ परचेज करती है, अपने कंट्री में जब आता है प्रोडक्ट या सर्विस, तो उसको लोग इम्पोर्ट बोलेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या है, सेलिंग डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट टी टू यूनाइटेड किंगडम। तो मैं मेरे कंट्री का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे बनाया हुआ दूसरे कंट्री में जब सेल करती हूँ, बेचती हूँ, तो उसको मैं एक्सपोर्ट बोलूंगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है टी, किसको, यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है। देन आता है इंटरपोर्ट। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है इंटरपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो समझ में आ जाता है, इंटरपोर्ट कुछ नहीं है। आप जब पढ़ लेते हैं पहले, इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड देन एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री। तो हमने एक गुड्स इंपोर्ट किया, पहले एक कंट्री से मैंने मंगाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर ने इंपोर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कहां से, जापान से। जापान से सिंगापुर ने अपने कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगा ली, ठीक है। फिर उसने क्या किया, असेंबल देम इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स एंड देन एक्सपोर्ट देम टू ऑस्ट्रेलिया। फिनिश प्रोडक्ट में मतलब उसमें और चेंजेस किए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स उसने जापान से मंगाया था, इंपोर्ट किया था, वो उसने और असेंबल किया और कुछ पार्ट्स लगाया, उसमें कुछ पार्ट्स निकाले, अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और क्या किया, उसको दूसरे कंट्री में बेच दिया, ऑस्ट्रेलिया में बेच दिया। तो इंटरपोर्ट में क्या करते हैं, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक कंट्री से खरीदते हो, उसमें कुछ चेंजेस करते हो, मॉडिफाई करते हो, कुछ डिडक्ट करते हो, कुछ ऐड करते हो और दूसरे कंट्री को बेचते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंपोर्ट भी एग्जिस्ट है और एक्सपोर्ट भी एग्जिस्ट करता है, इंक्लूड हो जाता है, तो उसको हम लोग इंटरपोर्ट बोलेंगे। समझा? आई होप ये पूरा आपको ट्रेड वाला जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आता है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड तो समझ में आ गया क्या है, एक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है। तो एक्सिलरीज टू ट्रेड, देयर आर सर्विसेज दैट सपोर्ट बाइंग एंड सेलिंग बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा डिफिकल्टीज लाइक डिस्टेंस, टाइम, मनी, रिस्क एंड कम्युनिकेशन। तो ये ट्रेडिंग को सपोर्ट करने वाला फीचर है। ट्रेड तो हम कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कौन करता है, ये एक्सिलरीज टू ट्रेड सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी रिस्क लगता है कि बहुत ज्यादा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम में इश्यू हो जाएगा, टाइम हमें ज्यादा लग रहा है या टाइम हमें कम लगना चाहिए प्रोडक्ट को मतलब पहुंचाने के लिए, सर्विस को पहुंचाने के लिए। तो टाइम का जो बैरियर है वो हटाता है, डिस्टेंस का बैरियर है वो हटाता है। तो ये कौन करता है, एक्सिलरीज टू ट्रेड। तो एक एक करके हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट, हेल्प्स टू मूव गुड्स फ्रॉम वेदर दे आर मेड टू वेदर दे आर नीडेड। इट ओवरकम्स द बैरियर ऑफ, ठीक है। अभी मैंने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, मेरे एरिया में प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन मुझे वो सेल करना है पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है, पूरे महाराष्ट्र में सेल करना है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे ट्रांसपोर्ट तो लगेगा ना। तो ट्रांसपोर्ट मुझे हेल्प करेगा एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे प्रोडक्ट को पूरे महाराष्ट्र, मुझे पूरे इंडिया में अगर मेरा प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं क्या करूंगी, ट्रांसपोर्टेशन यूज करूंगी, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन मुझे हेल्प करेगा कि मैं मेरा प्रोडक्ट पूरे इंडिया में पहुंचा सकूं, सब तक सारे कस्टमर्स तक पहुंचा सकूं, ठीक है। तो इधर एग्जांपल लिया हमने, टी गार्डन इन असम यूजेस ट्रक्स एंड ट्रेन्स टू सेंड देयर
टी अक्रॉस इंडिया। तो टी गार्डनर है, तो टी गार्डन में से जो टी आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको पूरे इंडिया में सेंड करने के लिए उन्होंने ट्रक और ट्रेन का माध्यम चुना है। तो ट्रक और ट्रेन से वो उनके सारे टी प्रोडक्शन के जो भी प्रोडक्ट है वो लोग बेच सके, ठीक है, पूरे इंडिया में। फिर हो गया वेयर हाउसिंग, हेल्प टू स्टोर गुड्स until they are needed. It helps to match demand and supply over time. तो अभी मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो फटाफट मैं उसको बेच सकती हूँ। मैंने 100 यूनिट बनाए, मैंने 1000 यूनिट बनाए, है ना, मैंने इतने सारे प्रोडक्ट बना दिए। मेरी फैक्ट्री है, मैं एक प्रोडक्ट नहीं बना सकती, मेरे को तो 1000 यूनिट, 2000, 5000 यूनिट ही बनाने पड़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, बनाने के बाद सारे के सारे प्रोडक्ट फटाफट बिक जाते हैं क्या? हाँ, मैंने बना लिया और फटाफट बिक गया। एकदम टॉप ब्रांड के भी प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं बिकते, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है हमको? उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, उसको एक ऐसी जगह पे रखना पड़ता है वहां पे वो सेफ रहेंगे, उसको पानी नहीं लगेगा, उसको कोई कुछ एनिमल्स नहीं आएंगे, उसको खराब नहीं करेंगे। वो प्रोडक्ट प्रॉपरली सेफ रहने चाहिए, स्टोर्ड रहने चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वेयर हाउसिंग यूज करते हैं, हम गोडाउन भी बोलते हैं उसको। तो वेयर हाउसिंग में बेसिकली हम हमारे प्रोडक्ट को रखते हैं जब तक उसकी डिमांड नहीं आती मार्केट में, जब तक वो कस्टमर्स को चाहिए नहीं होते। जैसे कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे, जैसे कस्टमर्स डिमांड करेंगे, हम उसको वेयर हाउस से निकाल के उन कस्टमर्स तक पहुंचा देंगे। समझा? ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है वेयर हाउस स्टोर अम्ब्रेलास एंड रेनकोट मेड इन समर एंड रिलीज्ड इन स्प्रिंग। ठीक है, अभी मुझे पता है कि बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम आने वाला है, स्प्रिंग सीजन आने वाला है, तो मुझे पता है लोगों को अम्ब्रेला लगेंगे और रेनकोट लगेंगे। तो अभी स्टार्ट होने वाला है, समझो जून में स्टार्ट होने वाली है बारिश, तो मैं जून में बनाने लूंगी क्या? कब तक कंप्लीट होगा? नहीं होगा ना। तो मैं समझो फरवरी में मैंने स्टार्ट कर दिया उसको बनाना, ठीक है, फरवरी एंड तक बन गया, मार्च तक बन गया। तो मार्च अप्रैल में 3 महीने हैं, जब बारिश नहीं होगी तब तक लोग नहीं खरीदेंगे, उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टोर करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा कहीं पे, तो राइट। और जैसे ही बारिश चालू हो जाएगी, मई एंड में चालू हो जाएगी या जून में चालू हो जाएगी, तो मैं उसको रिलीज कर सकती हूँ। तब लोगों की डिमांड आएगी, तब उसको मैं बेच सकती हूँ, ठीक है, कस्टमर तक पहुंचा सकती हूँ। तो यही हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। लेट्स कम टू नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। Manage money flow, loans, payment, credit. It allows the business to operate smoothly even before they earn money from sales. अभी समझो मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे कोई स्टार्टअप करना है या कुछ, तो मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने मेरे माँ बाप से मांगा, फैमिली से मांगे पैसे, मैंने फ्रेंड से मांगे, कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है। मुझे कैपिटल तो चाहिए ना, मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं बैंक के पास जा सकती हूँ और बैंक बिजनेस को लोन्स देते हैं। अपने आप बैंक में जाने की, आप कभी बैंक में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे ऊपर भी ऐसे उनके कुछ होल्डिंग्स होते हैं छोटे छोटे, वहां पे लिखा होता है कि गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, है ना, होम लोन। तो ये सारे लोन बैंक प्रोवाइड करते हैं, तो बिजनेसेस को भी बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही वो पैसे देते हैं बैंक को, ताकि बिजनेस प्रॉपरली स्मूथली रन कर सके, प्रॉपरली उसके सारे ऑपरेशन हो सके। और बिजनेसेस क्या करते हैं, उनकी जब अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो वो पे ऑफ कर देते हैं, उनके जो लोन है वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है एग्जाम्पल पे, अ बिजनेसमैन टुक अ लोन फ्रॉम हिज हर for his her startup and pays it back after receiving its initial earning। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ रहे हैं कि बिजनेस allows to operate smoothly even before earn money from sales। तो बिजनेसेस जो बैंक्स है वो बिजनेसेस को अलाउ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोन्स, ताकि वो अपना जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न करने से पहले ही अच्छे से स्मूथली ऑपरेट कर सके, ठीक है, मतलब उनको कोई पैसों की दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए बैंकिंग और फाइनेंस हमें हेल्प करते हैं। इंश्योरेंस protect against loss from fire, theft, damage in transit, which help businesses to recover the amount if something goes wrong। तो बेसिकली कुछ भी हो सकता है बिजनेस में। हमने डिस्कस किया था कि सेकंड पार्ट में कि बिजनेस ऐसा है कि काफी अनसर्टेन है, बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस के साथ, तो कुछ भी हो सकता है। अभी मेरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा बिजनेस है, वहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड सारे टाइप के लेबर्स,
ठीक है। कोई किसी का कुछ, किसके ऊपर कोई मशीनरी गिर गई, कोई इक्विपमेंट गिर गया, या कुछ किसी को लग गया, बहुत बड़ा कुछ हादसा हो गया, ठीक है, किसी की डेथ हो गई व्हाइल वर्किंग ओवर देयर, तो क्या करेंगे? तो उसको पैसा कौन देगा? उसकी फैमिली को पैसा कौन देगा? कंपनी देगी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन देगा, कैसे देगा? तो मुझे इसके लिए प्लान करने पड़ते हैं, और जो मैं इंश्योरेंस में कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं। जैसे इंश्योरेंस आपको पता है, वो हमारे लाइफ इंश्योरेंस होता है ना। लाइफ इंश्योरेंस में अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो नॉमिनी है, उसके जो फैमिली मेंबर्स है, उसको पैसे मिलते हैं। अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी होती है अलग अलग चीजों के लिए। व्हीकल का भी इंश्योरेंस होता है ना। अगर कुछ लग गया, कुछ हो गया, जो भी है, तो वो इंश्योरेंस आपको पे करते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो सकता है, किसी ने चोरी कर ली, थेफ्ट हो गया, आग लग गई, कोई बड़ा सा डैमेज हो गया, तो हमारे जो बिजनेसेस है उसको ये इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने जो की हुई होती है वो हेल्प करती है। ठीक है, प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू द बिजनेस, ये उसका एग्जाम्पल है। तो और भी है, और आई गेस 3 और एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके, तो पहले ये नोट डाउन कर लो आप, और फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। आई होप अपने 4 पॉइंट तक सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। अब हम कंटिन्यू करेंगे 5th पॉइंट से। हाँ, तो एडवर्टाइजिंग इट हेल्प्स पीपल टू नो अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड रिमूव द बैरियर ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस एज यूजर्स ओनली बाय इट इफ दे नो समथिंग एक्सिस्ट। तो एडवर्टाइजिंग क्या है बेसिकली? तो एडवर्टाइजिंग, जब भी लोग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को देखेंगे, नए प्रोडक्ट या सर्विसेज को, तभी उसको परचेज कर पाएंगे, राइट। तो जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते हो। कोई कोई लोगों को तो प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होता, तो कैसे पता होगा? थ्रू एडवर्टाइजिंग। उनको अवेयरनेस होनी चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तभी वो लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, राइट। तो एडवर्टाइजिंग बहुत सारे चैनल्स थ्रू होती है। टीवी पे एडवर्टाइजिंग होती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे एडवर्टाइजिंग करते हैं लोग, अभी सोशल मीडिया थ्रू भी एडवर्टाइजिंग होती है, राइट। तो वर्ड ऑफ माउथ भी एक एडवर्टाइजिंग का ही टाइप है, कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने फ्रेंड्स को भी बताया, मेरे फैमिली मेंबर्स को बताया, है ना। तो वो भी एक टाइप की एडवर्टाइजिंग है। तो एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा, तो पीपल विल नॉट परचेज। ठीक है, तो उतनी डिमांड ही क्रिएट नहीं होगी आपके प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में। इसके एग्जाम्पल में हमने लिखा है, टीवी एड इंट्रोड्यूस अ न्यू मोबाइल फोन फीचर्स टू पोटेंशियल कस्टमर्स। तो एक नया मोबाइल फोन जब मार्केट में आता है, मतलब नया उसका वर्जन आता है, नया वर्जन आने के बाद उसमें नए नए फीचर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो वो जब आप टीवी पे देखोगे कोई मोबाइल की एड होती है, तो उसको बहुत ज्यादा एडमेंट वगैरह करके उसमें जो जो फीचर्स है वो बताए जाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक्स्ट्रा फीचर ये मोबाइल में आया है, तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आई परचेज दिस पर्टिकुलर फोन। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स बायर्स, सेलर्स, वेंडर्स एंड सप्लायर्स स्टे कनेक्टेड वाया कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जो होती है एक बिजनेस मैन की, उसके सप्लायर के साथ भी होती है, उसके कस्टमर्स बायर्स के साथ भी होती है, फिर उसके वेंडर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, जो भी है सबके साथ, जो भी इन्वॉल्व होता है पर्टिकुलर बिजनेस में, सबके साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एक बिजनेस में अगर आपका लार्ज स्केल वाला बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा, तो उसके अंदर एम्प्लॉयज भी होते हैं, उनके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के वजह से बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है, बहुत ज्यादा सब कुछ स्मूथ होने लग जाता है। कस्टमर्स के साथ भी जो बिजनेस की कम्युनिकेशन है, कौन से मोड, कौन से वे में होती है? आफ्टर सेल सर्विस में होती है। जैसे मैंने बताया था लास्ट पार्ट में कि एग्जाम्पल दिया था कि आप कुछ भी परचेज करते हो, तो आपका मोबाइल नंबर वो लोग लेते हैं, क्यों? ताकि वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर सके आपको, या फिर आपके साथ कनेक्टेड रह सके, ताकि कोई डील्स हो, कोई ऑफर्स हो, कुछ भी नया आया हो प्रोडक्ट, उनका कोई नया वर्जन आया हो, तो वो आपको मैसेजेस कर सके, आपके नोटिफिकेशन में आएगा, वो आपको मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स में डालते हैं, राइट। तो ये सब कुछ कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल में हमने लिखा है
बिजनेसमैन ऑर्डर स्टॉक फ्रॉम सप्लायर यूजिंग ईमेल। तो बिजनेसमैन सप्लायर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू ईमेल। क्यों? उसका काम है क्योंकि उसको स्टॉक्स चाहिए, उसको नए स्टॉक्स, उसको नया माल चाहिए, तो उसके लिए वो सप्लायर को ईमेल कर रहा है। तो एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। देन लास्टली है पैकेजिंग, प्रिवेंट डैमेज एंड मेक प्रोडक्ट्स अपीलिंग। ऑब्वियसली पैकेजिंग हर एक प्रोडक्ट को काफी इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग के दो पर्पसेस होते हैं मेनली, कि पहले तो वो बहुत ज्यादा अपीलिंग दिखना चाहिए कि लोग ले उसको खरीदे, और दूसरा जो है कि वो प्रोटेक्ट करे अंदर के प्रोडक्ट को, ऐसा पैकेजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट के बाहर वो फ्रेजाइल का लोगो दिया हुआ होता है कि ये बहुत ज्यादा नाजुक है, ये टूट सकता है जल्दी, तो उसको हैंडल विद केयर एंड ऑल। तो वो पैकेजिंग में बाहर मेंशन किया होता है ताकि बाहर मतलब लोगों को बाहर से देख के पता चले कि अंदर कोई नाजुक सा कोई प्रोडक्ट है जो जल्दी टूट सकता है, तो इसको अच्छे से हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो बाहर से पैकेजिंग अच्छी भी दिखनी चाहिए कि लोगों का मन करे लेने का, तो इसलिए बहुत ज्यादा अलग अलग कलर्स यूज करते हैं, है ना, बहुत अट्रैक्टिव कलर्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा चॉकलेट में यूजुअली बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन पर्पल या वॉयलेट या गोल्डन ऐसे कलर्स यूज किए जाते हैं ताकि लोग खरीदे उसको, लोगों को वो क्या बोलते हैं उसको अट्रैक्ट हो जाए उसके ऊपर, राइट। तो ऐसे अपीलिंग होना चाहिए और बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसा पैकेजिंग हमेशा लोगों के माइंड में होता है, बिजनेसमैन के माइंड में होता है कि ऐसा पैकेजिंग हमें क्रिएट करना है। एग्जाम्पल में हमने लिखा है अ लिपस्टिक इज पैक्ड इन एन एलिगेंट बॉक्स टू प्रोटेक्ट इट एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो जो लिपस्टिक है उसको हमने एक ऐसे बॉक्स में, ऐसे एलिगेंट बॉक्स में पैक किया है जो दिखता बहुत खूबसूरत है, वो काफी क्यूट दिखता है, और वो उसको ऐसा पैकेजिंग है कि वो लिपस्टिक को प्रोटेक्ट भी करेगा। अगर आप बॉक्स के साथ उसको गिरा दोगे तो लिपस्टिक को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे एक्सिलरीज टू ट्रेड थे, इतने ही थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल्स के साथ लिखोगे तो और अच्छा दिखेगा। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड टिल टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।